Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss a topic from chapter number 3, that is compounds of boron. बच्चों, आपके कोर्स में दो तरह के कंपाउंड्स की डिटेल्ड स्टडी दी गई है. पहला कंपाउंड होगा बोरेक्स, जबकि दूसरा होगा बोरिक एसिड्स. बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बोरेक्स को स्टडी करेंगे कि बोरेक्स क्या है. बेटा, आपकी आसानी के लिए मैंने बोरेक्स वाले टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. आज हम उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और उस पहले पार्ट के अंदर बेटा हम देखेंगे कि बोरेक्स क्या है और उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, और अगर हमें उसको प्रोड्यूस करना पड़ जाए तो उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं. तो चलें, आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और सारी तफसील वहाँ प्रोवाइड करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बोरोन. क्योंकि इससे पहले हम पेक्यूलियर बिहेवियर बोरोन का पढ़ चुके हैं, तो अब हम चंद एक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कि बोरोन के कॉमन कंपाउंड्स हैं और हमें आसानी से मिल जाते हैं या हम उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स, 2 काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बोरोन आर गिवन इन योर बुक, इन योर सिलेबस. पहला जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा बोरेक्स, जबकि दूसरा जो होगा वो है ऑर्थोबोरिक एसिड. तो चलें हम पहले कंपाउंड की तरफ चलते हैं और इस कंपाउंड का नाम है बोरेक्स. स्टूडेंट्स, बोरेक्स क्या है इसके बारे में याद रखिएगा दैट इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्रा बोरिक एसिड. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड, और टेट्राबोरिक एसिड जब सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, अब आप याद कीजिए, आपने पढ़ा है कि एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे करता है, जब उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देते हैं. तो जब हम टेट्राबोरिक एसिड का रिएक्शन किसी सोडियम बेस के साथ करवाएंगे ना स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा, मेटल सोडियम आएगा बेस में से और बोरिक एसिड में से एसिडिक पार्ट आएगा, तो ये दोनों मिल के बोरेक्स क्रिएट करेंगे. जब मैं आपके सामने स्टूडेंट्स बोरेक्स का फॉर्मूला लिखूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है. सो फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O. सो स्टूडेंट्स, ये 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो आप इस पे फोकस कीजिए. Na2B4O7, इसका मतलब है B4O7 टेट्राबोरिक एसिड से ये पार्ट आया और Na का जो पार्ट है वो कहाँ से आया, बेस से आया. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम टेट्राबोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम वाली किसी बेस के साथ करवाते हैं तो एसिड और बेस के नतीजे में सॉल्ट बनता है. वो जो सॉल्ट बनता है ना स्टूडेंट्स, वो है बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O. इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, बड़ी आसान सी, दैट इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड. स्टूडेंट्स, इसके फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये हमें सजेस्ट करता है कि इसके कुछ और नाम भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसके मुख्तलिफ नामों में बोरेक्स डेकाहाइड्रेट भी है. क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं तो डेकाहाइड्रेट हो गया. इसी तरह इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी लिखा जाता है. स्टूडेंट्स, इसको बहुत सारी जगहों पे सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट भी लिखा गया, जबकि स्टूडेंट्स इसको डायसोडियम टेट्राबोरेट भी नाम दिया जाता है. तो ये सारे नाम जो मैंने आपके सामने लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये बोरेक्स के ही हैं. बोरेक्स तो उसका एक मार्केट नेम है, तो जो केमिकल नेम्स हैं स्टूडेंट्स वो आपके सामने हैं कि उसको बोरेक्स डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट या डाइसोडियम टेट्राबोरेट,
या डाइसोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का नाम दिया जाता है। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द बोरेक्स। अब स्टूडेंट्स बोरेक्स जो है ये हमें मिलता कहाँ से है? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमें मिलता कहाँ से है। चूंकि अभी हमें क्लियर हो रहा है कि ये बोरेट है, एक बात ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स कि इट इज डिफाइंड और इट इज स्टेटेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेट। अब इसका मतलब ये हुआ कि बोरेट कोई एक कंपाउंड नहीं है। जिस तरह स्टूडेंट्स हम पढ़ते आए हैं कि सल्फेट्स, जिस तरह हम पढ़ते हैं कार्बोनेट्स, या जिस तरह हम पढ़ते हैं नाइट्रेट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या है? दीज आर द क्लासेस और यू कैन से ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी ये सारे सॉल्ट्स के अंदर आते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स बोरेट भी सॉल्ट्स की ही एक कैटेगरी है, बस फर्क ये है कि सल्फेट्स जो कि सल्फर के और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, इसी तरह बोरेट जो हैं वो बोरॉन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बोरेट क्या है, तो आपने कहना है कि ये ऐसा कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बोरॉन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये और भी हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम का भी बोरेट मौजूद है, लेकिन बोरक्स जो है वो सोडियम का बोरेट है। और चूंकि अभी अब साबित हो गया कि बोरेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोरक्स। स्टूडेंट्स ये हमें मिलता है फ्रॉम ड्राइड लेक्स। अब जो मुख्तलिफ जगहों पे हम लेक्स देखते हैं स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ जगहों पे नदियां हैं या झीलें हैं, जब वो ड्राई हो जाती है ना बच्चों, तो ड्राई हुई हुई लेक्स के अंदर बोरेक्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमें मिल जाता है। लेकिन ये मिलता किस फॉर्म में है? स्टूडेंट्स ड्राई लेक्स जो होती हैं ना, उनमें से हम लेते हैं एक मिनरल जिसका नाम है टिंकल। एक सब्सटेंस हम वहां से निकालते हैं जिसको कहते हैं टिंकल। इस टिंकल के अंदर बोरक्स मौजूद है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टिंकल के अंदर तकरीबन 50% तक बोरक्स मौजूद होता है, यानी 48 से 50% के दरमियान की ये रेंज होती है। टिंकल के अंदर बोरक्स इतनी मिकदार में मौजूद होता है, तो हम इसको वहां से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है बोरक्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टिंकल। कि टिंकल से हम सबसे ज्यादा मिकदार में बोरक्स निकालते हैं। स्टूडेंट्स अब ये ड्राइड लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्राइड लेक्स ज़्यादातर इलाका जो तिब्बत का इलाका है चाइना में, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। चाइना के साथ अटैच होता है ये इलाका तिब्बत का। इसके अलावा ये शाहराह कराकरम सारी उधर ही जाती है स्टूडेंट, सिल्क रोड जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान से भी ये रास्ता उधर को जाता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टिंकल का, बोरक्स का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो हमें तुर्की में मिलता है। और तुर्की इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो बोरक्स प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी सबसे ज़्यादा बोरक्स जो है वो वहीं पे प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि टिंकल वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो ये अकरेंस है बोरक्स की। तो लेकिन बोरक्स को हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड से भी देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नेचुरली वो टिंकल से मिलता है जो कि ड्राइड अप लेक्स में से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। बोरक्स जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप देख लें, ये बोरक्स है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये डेकाहाइड्रेट है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि ये हमेशा डेकाहाइड्रेट रहे? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले उन फॉर्म्स के नाम हम देखते हैं। तो एक तो हो गया डेकाहाइड्रेट, जब उसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, नेचुरली ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये डेकाहाइड्रेट वाली फॉर्म तो हो गई। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं पेंटाहाइड्रेट।
पेंटाहाइड्रेट क्यों कहा जाता है बच्चों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें नजर आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स डाइहाइड्रेट भी एग्जिस्ट करता है, और डाइहाइड्रेट क्या है? जिसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और ये एनहाइड्रस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर भी होता है, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में अटैच्ड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हुआ हमें नजर आता है। डेकाहाइड्रेट जो कि ओरिजिनली इसकी एक फॉर्म है, डेकाहाइड्रेट से पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट डाइहाइड्रेट, और डाइहाइड्रेट के बाद एनहाइड्रस फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिबेट करते हैं। अब हमारे पास, मैं आपको यहां पे शो करता हूं कि फर्ज कीजिए कि हमारे पास है डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स डेकाहाइड्रेट है, 10 पानी के मॉलिक्यूल्स। जब स्टूडेंट्स हम इसको हीट करते हैं और इसको हीट करके लेके जाते हैं, तकरीबन हीटिंग को लेकर जाते हैं 61 से 62 डिग्री सेल्सियस। तो 61 से 62 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने से स्टूडेंट्स क्या होता है? दिस डेकाहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू पेंटाहाइड्रेट। It means on heating it loses its water of crystallization to half, यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल से 5 पानी के मॉलिक्यूल्स में ये आ जाता है। इफ वी फर्दर हीट इट, अगर स्टूडेंट्स हम इसको मजीद हीट करते हैं, और इसको मजीद हीट करके हम कितना ले जाते हैं? तकरीबन 116 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर इट लूजेस मोर ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इट बिकम्स अ डाइहाइड्रेट। और बच्चों अगर इस डाइहाइड्रेट को हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं और इसकी हीटिंग को उठा के ले जाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, इवन 300 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये डाइहाइड्रेट से भी अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में। अब इन सब के अंदर स्टूडेंट्स इनके फॉर्मूलाए जो हैं वो चेंज होते हैं। डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में ये होता है Na2B4O7.10H2O। पेंटाहाइड्रेट में स्टूडेंट्स ये आ जाता है Na2B4O7.5H2O। देन इट रिड्यूसेस टू, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे रिडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये रिड्यूसेस इंग्लिश वाला मैं रिड्यूस कह रहा हूँ, जिसमें किसका मतलब है कम हो जाना। सो दिस इज Na2B4O7.2H2O, एंड स्टूडेंट्स अल्टीमेटली क्या होगा? दिस विल बिकम Na2B4O7, एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, देयर इज नो वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें हमारा ये इसके साथ इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में ही होता है या पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में ये होता है। सो दैट इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट बोरेक्स, के बोरेक्स है क्या, कहाँ पे पाया जाता है और किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे हिस्से की तरफ, और इस दूसरे हिस्से में हम स्टडी करेंगे इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन, कि किस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। स्टूडेंट्स इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो पहला मेथड हम स्टडी करेंगे वो है फ्रॉम बोरिक एसिड। हम इसको बोरिक एसिड से प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब ये बोरिक एसिड से कैसे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए खास अमाउंट्स के अंदर, यानी फिक्स्ड प्रॉपर अमाउंट्स में हमें 2 चीज़ों का सॉल्यूशन बना के उनका आपस में रिएक्शन करवाना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स वो रिएक्शन किस किस का है? दिस इज द रिएक्शन बिटवीन बोरिक एसिड एंड सोडा ऐश। स्टूडेंट्स हमें यहां पे बोरिक एसिड का रिएक्शन सोडा ऐश के साथ करना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे सर ये सोडा ऐश क्या चीज होती है? तो बेटा सोडा ऐश असल में ये एनहाइड्रस
सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हमेशा वॉशिंग सोडा के तौर पे पढ़ते आए हैं। स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा को तब कहते हैं जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है और उसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। लेकिन जब वो एनहाइड्रस फॉर्म में हो, यानी जब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच ना हुए हों, तो उसको सोडा ऐश कहा जाता है। तो यहां पे रिएक्शन होगा बिटवीन बोरिक एसिड एंड सोडा ऐश। दोनों की प्रॉपर अमाउंट्स लेनी पड़ती हैं और फिर ये रिएक्शन होता है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले बोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना पड़ता है वाटर के अंदर, तो इसका एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है। अच्छा बच्चों, इसका जो एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं ना, याद रखिएगा बोरिक एसिड वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। कब? जब वाटर ठंडा हो। इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो जैसे ही हमने इसका एक्वस सोल्यूशन बनाना होता है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, साथ ही साथ इसको हीट करते हैं। तो इसका एक्वस सोल्यूशन एक फिक्स्ड अमाउंट का बना के रख लेते हैं। फिर दूसरी तरफ सोडा ऐश को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं। तो दोनों का एक्वस सोल्यूशन फिक्स्ड और प्रॉपर अमाउंट्स में बना के हम उनका आपस में रिएक्शन करवा देते हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखिएगा, बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3BO3, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडा ऐश के साथ जो कि है Na2CO3। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ता है, रिएक्शन होता है एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस बोरेक्स Na2B4O7। बोरेक्स प्रोड्यूस हो गया और बोरेक्स प्रोड्यूस होने के साथ साथ स्टूडेंट्स यहां प्रोड्यूस होता है वाटर और साथ में एलिमिनेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 4 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं बोरिक एसिड के और 6 यूनिट्स बनते हैं वाटर के। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। स्टूडेंट्स, ये जो CO2 यहां से रिलीज होती है ना, याद रखिएगा ये रिलीज होती है, इट इज रिलीज्ड विद एफरवेसेंस। आपको पता है स्टूडेंट्स के ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो एफरवेसेंस क्रिएट करती है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होता है ना बोरिक एसिड का और सोडा ऐश का, जैसे ही रिएक्शन होता है तो वहां से एफरवेसेंस क्रिएट होती है। एफरवेसेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा है अक्सर जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उन कोल्ड ड्रिंक्स को जैसे ही आप शेक करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें डिसॉल्व हुई होती है, चूंकि वो उसमें से बाहर निकलती है तो वो बबल्स बना के निकलती है। वो जो बबल्स बनाने का एक पूरा मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है एफरवेसेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एफरवेसेंस का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम तब तक इस रिएक्शन को होने देते हैं जब तक कार्बन डाइऑक्साइड मुकम्मल तौर पे निकल ना जाए, यानी हम एफरवेसेंस के रुकने का इंतजार करते हैं। तो जब सारी की सारी CO2 निकल जाती है तो हमारे पास बोरेक्स जो है वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में पड़ा होता है। और चूंकि ये वाटर में हमने भी डिस्कस किया कि बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन चूंकि हमने हीट किया होता है तो ये अच्छे तरीके से फिर डिसॉल्व हो जाता है। बाद में हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करके स्टूडेंट्स इसको वहां से अलहदा कर लेते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ये वाला जो मेथड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, दिस मेथड इज ओल्ड मेथड। ये एक ओल्ड मेथड है बच्चों, और ओल्ड मेथड का मतलब है कि अब ये बहुत कम जो है वो इस्तेमाल होता है। इस मेथड को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो ये पुराना मेथड है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा मेथड ज़रूर है, लेकिन इसमें चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बोरेक्स की नहीं हो पाती है, दैट इज़ वाई हमें न्यू मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले मेथड की तरफ जो कि न्यू मेथड है और आजकल बहुत ज़्यादा बोरेक्स उसी से प्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो है फ्रॉम कोलेमेनाइट। स्टूडेंट्स, कोलेमेनाइट क्या है? कोलेमेनाइट के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में भी स्टडी किया था जब हम अकरेंस पढ़ रहे थे बोरोन की और उसके कंपाउंड्स की। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि ये एक मिनरल है जो कि अर्थ क्रस्ट में से निकलता है और इसके अंदर बोरोन मौजूद होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स,
कोलेमेनाइट जो है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज एक्चुअली केमिकली इट इज कैल्शियम बोरेट। ये कैल्शियम बोरेट है। अच्छा, अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाना है, पहले ये सुनिएगा। इसमें स्टूडेंट्स हमने रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन ऑफ कोलेमेनाइट विद वॉशिंग सोडा। यहां पर भी हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट ही यूज करना है स्टूडेंट्स, लेकिन किस फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी वॉशिंग सोडा की फॉर्म में हमने उसको ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन देखिएगा, Ca2B6O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलेमेनाइट, और इस कोलेमेनाइट का रिएक्शन जस्ट हम Na2CO3 के साथ कर रहे हैं, यानी वॉशिंग सोडा के साथ करेंगे, हीट करेंगे इस पूरे मिक्सचर को। स्टूडेंट्स जैसे ही हम इनका रिएक्शन आपस में करवाते हैं ना, तो बच्चों इनके रिएक्शन के नतीजे में मेन प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होता है Na2B4O7 यानी बोरेक्स, along with a compound जिसका फॉर्मूला है NaBO2। स्टूडेंट्स ये NaBO2 क्या है, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट यहां से प्रोड्यूस हो जाता है, और बच्चों याद रखिएगा यहां पर एक वाइट से कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है विच इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स ये वाइट कलर का एक पीपीटी प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स पीपीटी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है, एक इनसॉल्युबल चीज पैदा हो गई है। अब स्टूडेंट्स ये पाउडर की फॉर्म में भी पैदा हो सकती है, और ये आमतौर पे फोम यानी झाग की सूरत में भी प्रोड्यूस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता स्टूडेंट्स, इसके लिए हम साथ में एस का वर्ड यानी स्टेट सिंबल जो है वो एस लगा होता है, विच मीन्स कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज रिमेनिंग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अगर ये पीपीटी प्रोड्यूस हो गया है बच्चों, तो इस पीपीटी को फिर अलग करने के लिए हमें इस मिक्सचर की, जो पूरा मिक्सचर बन गया ना, इस पूरे मिक्सचर की स्टूडेंट्स क्या करनी पड़ती है, फिल्ट्रेशन। तो चूंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ तो ये तो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चूंकि ये डिसॉल्व नहीं हुआ सोल्यूशन के अंदर, तो इसकी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन, वो आप फिल्टर पेपर के जरिए कर लें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू की फॉर्म में हमने अलग कर लिया। पीछे स्टूडेंट्स हमारे पास मिक्सचर बच जाता है बोरेक्स का और सोडियम मेटाबोरेट का। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वॉशिंग सोडा के, और यहाँ पे 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं सोडियम मेटाबोरेट के, और 2 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होते हैं किसके, लाइमस्टोन के, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के। अच्छा बच्चों, अब ये जो एक मिक्सचर बन चुका है, जिस मिक्सचर के अंदर बोरेक्स मौजूद है और सोडियम टेट्राबोरेट मौजूद है, स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, इसकी तो हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब आप खुद ही सोचें ना कि ये पूरा मिक्सचर था, आपने उसकी करनी थी क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से पहले आपने उसकी क्या कर ली, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के नतीजे में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये पीपीटी अलहदा हो गया, बाकी ये 2 चीजें बच गई। इसको हम लेके जाएंगे क्रिस्टलाइजेशन के तरीके के अंदर, उस प्रोसेस में लेके जाएंगे। उससे क्या होगा, बोरेक्स जो है वो हम क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलहदा कर लेंगे, पीछे बच जाएगा सोडियम मेटाबोरेट। स्टूडेंट्स ये जो सोडियम मेटाबोरेट बच गया है ना, हम इसको जाया नहीं करते। इस सोडियम मेटाबोरेट के अंदर जो ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से गुजारते हैं ना बच्चों, तो अगेन इट प्रोड्यूसेस बोरेक्स, with the production of washing soda। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें 4 यूनिट्स ऑफ टेट्राबोरेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो अब आप देखें कि क्या हुआ,
अब आप समझें कि ये ओल्ड मेथड क्यों अब हम इसको फॉलो नहीं करते। उसकी रीजन देखें कि कितनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है बोरेक्स की इस पूरे रिएक्शन के नतीजे में। सो स्टूडेंट्स, यहां से पहले आपने बोरेक्स को क्रिस्टलाइज कर लिया अलहदा। बोरेक्स की क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद उसको अलहदा कलेक्ट कर लेंगे। जो सोडियम मेटाबोरेट बच गया है, उस सोडियम मेटाबोरेट के अंदर से जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी है। तो जैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, मजीद बोरेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारे पास वॉशिंग सोडा भी प्रोड्यूस होगा। इट मींस कि इसी वॉशिंग सोडा को हम दोबारा इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसमें कोलेमेनाइट ऐड करते जाएं तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस आगे से आगे चलता रहेगा, क्योंकि Na2CO3 रिकवर हो रहा है और वो मजीद कोलेमेनाइट के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। सो दैट इज द सेकेंड, एंड यू कैन से इट इज द new method, or you can say the latest method to produce borax. So ये आपके पास दूसरा तरीका है बोरेक्स को प्रोड्यूस करने का। स्टूडेंट्स, चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, और वो है फ्रॉम टिंकल। चूंकि स्टूडेंट्स मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताकर आया हूं कि बोरेक्स हमें मिलता ही सबसे ज्यादा कहां से है, टिंकल से मिलता है। तो टिंकल इसका एक बहुत बड़ा डिपॉजिट हुआ। तो जस्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टिंकल की अगर हम थर्मल डिकॉम्पोजिशन करते हैं तो उस थर्मल डिकॉम्पोजिशन के नतीजे में हम बोरेक्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। टिंकल के अंदर जैसे ही हम उसकी करते हैं थर्मल डिकॉम्पोजिशन वाटर में डिसॉल्व करके, तो उससे बोरेक्स प्रोड्यूस हो जाता है। वो सोल्यूशन की फॉर्म में बनता है, और सोल्यूशन की फॉर्म में बनने के बाद हम आसानी से स्टूडेंट्स उसकी क्रिस्टलाइजेशन करके वहाँ से बोरेक्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये तीन इस वक्त मोस्ट कॉमन कमर्शियल तरीके हैं जिनके ज़रिए हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं बोरेक्स को। ये चूँकि ओल्ड टेक्निक है, इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। सबसे ज़्यादा हम कोलेमेनाइट से बोरेक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टिंकल से भी बोरेक्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बोरेक्स, इट्स इंट्रोडक्शन, इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड द मोड्स ऑफ प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के अंदर अब दूसरे पार्ट में हम बोरेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। शुरू में उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ बोरेक्स। मैंने अभी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ बोरेक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस किया है। अगले ही पार्ट के अंदर हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें, आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।